Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Now we will talk about the behavior of RLC AC circuit with variance of source frequency. अगर AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी में वेरिएंस लाया जाए, उसको चेंज किया जाए, तो जो सर्किट है वो अपना बिहेवियर कैसे चेंज करता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। समझे? जो अभी मैंने आपको बताया कि कोई सर्किट इंडक्टिव, कैपेसिटिव या प्योरली रेजिस्टिव किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, वही बिहेवियर कि वो इंडक्टिव या कैपेसिटिव या रेजिस्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरीके से चेंज होता जाता है, वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको अभी बताया कि सर्किट में आरएलसी कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस सर्किट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। क्लियर? इसका मतलब सर्किट में नेट करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो मैं अब वही बताने जा रहा हूं। मैंने यहां सर्किट में करंट की आरएमएस वैल्यू ली, कांस्टेंट वैल्यू आरएमएस, क्योंकि वो तो साइनसॉइडल फंक्शन है। तो मैं अगर उसको कांस्टेंट, उसकी वैल्यू को प्लॉट करना चाहता हूं तो मुझे उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी, वो आरएमएस वैल्यू ली मैंने। एसी सर्किट में करंट यदि कभी कहीं भी कांस्टेंट दी गई है तो वो उसकी आरएमएस वैल्यू है। और आरएमएस वैल्यू मैंने आपको समझा रखी है, समझे ना, जूम लेक्चर पे। वो चीज पहले से क्लियर है। इंपॉर्टेंट चीज है वो, जो जूम लेक्चर पे जो सेगमेंट मैंने एसी का आपको समझाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप अच्छे से समझे। यहां मैंने वही आरएमएस वैल्यू यहां रखी हुई है। अब फ्रीक्वेंसी को मैं 0 से बढ़ा रहा हूं। जब फ्रीक्वेंसी को 0 से बढ़ाता जाऊंगा, तो आप ये पाएंगे कि कर्व इस तरीके से पहले बढ़ेगा, यानी आरएमएस करंट की वैल्यू सर्किट में पहले बढ़ेगी, मैक्सिमम होगी और फिर घटेगी। और जब फ्रीक्वेंसी आप इन्फिनिट कर देंगे फिर से 0 हो जाएगी। जैसे फ्रीक्वेंसी आप इन्फिनिट की ओर लेके जाएंगे तो 0 को अप्रोच करेगा आईआरएमएस ऑफ सर्किट। तो मुझे अब ये बताना है कि इस पोर्शन में सर्किट कहां कंडक्टिव, इंडक्टिव, कहां कैपेसिटिव और कहां प्योरली रेजिस्टिव बिहेवियर शो करता है, ये मुझे आपको बताना है। देखिए, सर्किट हमेशा अगर रिजल्टेंट इस फेजर डायग्राम में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है इस फेजर डायग्राम से, वो यदि करंट यानी इस फेज से, करंट वाली फेज से ऊपर आता है तो आप उसको इंडक्टिव बोलोगे। यानी ये इंडक्टेंस वाली जो वेक्टर है, इंडक्टर वाली जो वेक्टर है, अगर ये वेक्टर कैपेसिटिव वाली वेक्टर, जो कैपेसिटर वाला वेक्टर है, इससे बड़ा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आएगा और कंप्लीट तीनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर ये लेंथ ज्यादा है, ये लेंथ कम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आएगा और फिर तीनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, इस आई से ऊपर। रिजल्टेंट नीचे कब आएगा? जब ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी होगी, तब नीचे आएगा। अगर तीनों का रिजल्टेंट ऊपर आता है तो आप क्या बोलोगे कि सर्किट का नेट पोटेंशियल करंट से आगे है, यानी सर्किट इंडक्टिव है। क्लियर? और यदि रिजल्टेंट नीचे आता है तो आप क्या बोलोगे कि सर्किट का पोटेंशियल करंट से पीछे है, तो वो क्या आएगा? कैपेसिटिव। क्योंकि पोटेंशियल करंट से पीछे का मतलब वो क्या है? सर्किट कैसा बिहेव करेगा? कैपेसिटिव। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों बातों पे डिपेंड करता है, एक्सएल और एक्सी, इन पे डिपेंड करता है कि सर्किट कौन सा बिहेवियर शो करेगा। अब जरा अगर मैं फ्रीक्वेंसी को 0 कर देता हूं तो इसमें एक्सी इन्फिनिट होगा या एक्सएल? बड़ा कौन होगा? अगर मैं फ्रीक्वेंसी 0 से बढ़ा रहा हूं, ये एक्सी होता है 1/ωc। एक्सी जो होता है वो होता है 1/2πf × c। ओमेगा क्या है? 2πf। 1/ω2πf × c। फ्रीक्वेंसी यदि 0 है तो एक्सी इन्फिनिट है, एक्सी इन्फिनिट, और ये सबसे छोटा, ये 0। एक्सएल क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये क्या है? ω/L। समझिए? तो एक्सएल हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा मैक्सिमम। इसका मतलब जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो बड़ा वेक्टर किसका है? कैपेसिटर का बड़ा वेक्टर है, यानी रिजल्टेंट नीचे आएगा, यानी सर्किट कैपेसिटिव बिहेवियर शो करेगा। इसका मतलब ये कैपेसिटिव बिहेवियर शो करेगा जब फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी होगी सर्किट में। सोर्स की फ्रीक्वेंसी यदि लो है तो सर्किट कैपेसिटिव बिहेवियर शो करेगा। अब यदि सर्किट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए,
वो बराबर आ जाती है 1/2 पाई रूट LC के। तो आप ये पाएंगे कि ये जो नीचे इनफाइनाइट वेक्टर था ये कम होता जाएगा और ये वेक्टर जो 0 था ये बढ़ता जाएगा। ये वेक्टर जो नीचे इनफाइनाइट था f बराबर 0 पर ये कम होता जाएगा और ये वेक्टर बढ़ता जाएगा 0 से, और f बराबर 1/2 पाई रूट LC पर ये दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे, और वेक्टर इक्वल होते ही रिजोनेंस की कंडीशन आएगी। इसका मतलब सर्किट में रेजिस्टेंस कम से कम होगा, इसका मतलब सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा। तो ये पॉइंट रिजोनेंस का पॉइंट है, ये पॉइंट स्टेट ऑफ रिजोनेंस। और इसमें प्योरली क्या होता है, प्योरली रेजिस्टिव बिहेवियर, समझे ना, स्टेट ऑफ रिजोनेंस होती है ये। अब इसके बाद यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये ऊपर वाला वेक्टर बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला वेक्टर छोटा हो जाएगा, रिजल्टेंट ऊपर आएगा। इसका मतलब सर्किट में नेट पोटेंशियल नेट करंट से आगे आएगा, मतलब नेट पोटेंशियल की फेज नेट करंट की फेज से आगे आएगी, यानी सर्किट क्या हो जाएगा, इंडक्टिव। और फिर से रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा। इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस कम से कम आएगा सर्किट में, जेड की वैल्यू कम से कम आएगी इस पॉइंट पर। इसके बाद यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे फिर से जेड की वैल्यू यानी नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू फिर से बढ़ने लगेगी, इसलिए करंट कम होने लगेगा। और जब फ्रीक्वेंसी इनफिनाइट हो जाएगी तब ये वाला वेक्टर इनफिनाइट हो जाएगा और ये वाला वेक्टर 0 हो जाएगा। समझे, ये वेक्टर 0 और ये वाला वेक्टर इनफिनाइट, और ये वाला इनफिनाइट होते ही नेट रेजिस्टेंस यानी जेड इनफिनाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट फिर 0 को अप्रोच कर रहा है, करंट फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझे, तो इस फिगर को भी आपको याद रखना है। इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी यदि आप एसी सोर्स की लेते हो, रिजोनेंस से कम फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स की लेते हो तो सर्किट कैपेसिटी होगा, और रिजोनेंस से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी यदि सोर्स की है तो बेटा सर्किट इंडक्टिव होगा। समझे ना, सर्किट इंडक्टिव होगा। तो ये थ्योरेटिकल बात है, इस पे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं एसी में, जेईई नीट और मेंस में, तो ये थ्योरेटिकल चीजें अपने दिमाग में आप सेट कर ले। ओके, इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट पावर इन एसी सर्किट। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ लॉस चेंज हो जाएंगे। जो पावर का फॉर्मूला डीसी सर्किट में होता था वही पावर का फॉर्मूला यहाँ भी होता है। जैसे अगर ये बैटरी इस रेजिस्टेंस में करंट I प्रोवाइड कराती है, बैटरी का EMF V है मान लेते हैं, जब पावर ये बैटरी इसको प्रोवाइड करा रही है रेजिस्टेंस को, यानी इस सर्किट में जो पावर दी जा रही है बैटरी द्वारा रेजिस्टेंस को, तो वो पावर हम ऐसे लिखते थे V × I। क्लियर? तो वही चीज अब मैं यहाँ एसी सर्किट में करने जा रहा हूं। मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक कॉम्बिनेशन है, RLC VT बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इससे करंट ऐसे इसमें फ्लो हो रही है IT, उसका फॉर्मेट भी कुछ इसी प्रकार से आता है I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव आता है, तो मैं +5 लिख देता हूं अभी। वो डिपेंड करता है कि 5 पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, किस बात पे कि XL बड़ा है या XC बड़ा है। अगर XC बड़ा है तो ये 5 पॉजिटिव आता है, और अगर XL बड़ा है तो 5 निगेटिव आता है। देखिए यहां मैं लिखूंगा जो पावर डिलीवर्ड होगी सर्किट में सोर्स द्वारा वो आएगी, किसी टाइम t पर जो पावर आएगी वो VT × IT आएगी, PT बराबर VT × IT आएगी। यानी इंस्टेंटेनियस पावर आप अगर निकालना चाहते हैं तो आप लिखोगे V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। मैं अभी इस तरीके से पावर को लिख देता हूं, PT इंस्टेंटेनियस पावर किसी टाइम t पर इस प्रकार से लिखी जा सकती है, साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर?
ये इंस्टेंटेनियस पावर आएगी। तो यदि आपको एवरेज पावर बतानी है तो आपको यहां एवरेज वाला फंडा लगाना पड़ेगा। वो क्या है? इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी, जीरो से लेके इसका जो भी टाइम पीरियड आएगा, जीरो से लेके टी डी टी। क्लियर? इस तरीके से आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करोगे। समझे? इसको सॉल्व करने के बाद, जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी सॉल्विंग के बाद आपको मिलेगा वी नोट आई नोट कॉस 5/2। इसकी सॉल्विंग करने के बाद देखो, इसकी सॉल्विंग करेंगे कैसे, आपको आइडिया देते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, या डिवाइड कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर इस टर्म को फॉर्मूला यूज किया जाएगा। इस टर्म में देखिए 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। तो आप ये फॉर्मूला इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो 2 साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 5 को ऐसे लिख सकते हो कॉस ए माइनस बी, तो ये आएगा -5 माइनस ए प्लस बी कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5। समझे? ये आप लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो इंटीग्रेशन cos -5 cos 5 के बराबर आता है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से इसका टाइम पीरियड, यहां dt लिख देते हैं, 0 से t माइनस 0 से t, इसका टाइम पीरियड जो आएगा cos 2 पाई t प्लस 5 इंटू डी टी अपॉन 0 से लेके टाइम पीरियड dt। तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, इस इंटीग्रेशन की जो ऊपर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 5 डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 से लेके टी डी टी। इसको अलग अलग करके ऐसे लिखा जा सकता है, कोस फाई एक कॉन्स्टेंट आएगा, बाहर आएगा, टी माइनस 0 आ जाएगा। अब इसके लिए जो यहां लिखा हुआ है, कोस की वैल्यू उसके पूरे टाइम इंटरवल में, कोस थीटा की वैल्यू उसके एक पूरे टाइम इंटरवल में 0 होती है, यानी ये टर्म 0 आएगा। क्लियर? तो यहां आप लिख सकते हो कोस फाई बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेकर टाइम पीरियड dt, और नीचे भी क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर टाइम पीरियड dt। तो ये कैंसिल आउट, तो ये जो बचेगा ये यहां सिर्फ कोस फाई बचेगा। क्लियर? इस तरीके से प्रूव किया जा सकता है। वैसे एक चीज आपको याद रखनी है, कोई पूछेगा नहीं कि इस चीज को प्रूव कीजिए, समझे? बोर्ड में भले ही ये चीज पूछी जा सकती है। तो ये इंटीग्रेशन cos 5/2 के बराबर आ जाएगा, 2 यहां है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v नॉट बाय √2 i नॉट बाय √2 इंटू cos 5, ऐसे लिखा जा सकता है। तो pt एवरेज वैल्यू जो पावर की आएगी इस सर्किट में, वो आएगी Vrms Irms cos 5, ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें जो ये 5 है, पहले तो इसमें याद रखेंगे आप, Irms क्या है, करंट की RMS वैल्यू, Vrms क्या है, सोर्स की RMS वैल्यू, और cos 5 को बोला जाता है पावर फैक्टर। cos 5 को पावर फैक्टर कहते हैं। जो ये 5 है, ये 5 वही 5 है जो सोर्स के फेज और सोर्स में नेट करंट, सर्किट में नेट करंट और सर्किट का नेट पोटेंशियल, यानी सोर्स का पोटेंशियल फेज, जो पोटेंशियल की फेज है और सर्किट में नेट करंट की फेज में जो डिफरेंस है, देखो करंट की फेज ओमेगा टी प्लस 5 और ये क्या है ओमेगा टी, यानी सोर्स की फेज, इन दोनों की फेज में जो डिफरेंस है वो एंगल है ये 5। समझे ना? तो 5 क्या है ध्यान से देखना आप,
फाई क्या है? नेट करंट एंड नेट पोटेंशियल फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, नेट करंट और नेट पोटेंशियल के बीच फेज डिफरेंस है ये फाई। कोस फाई को पावर फैक्टर बोला जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपको ये सर्किट के लिए फेजर डायग्राम शो करना है तो आप आर इधर लिखोगे, XL इधर लिखोगे, XC इधर लिखोगे, क्लियर? तो कुछ इस प्रकार से रिजल्टेंट निकालोगे, ऐसे ये आएगा XL माइनस XC और ये आएगा R और ये वो एंगल है फाई, समझे? ये आएगा Z, ये वो एंगल है जो यहां यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये फेज ओमेगा टी की फेज होती है, सोर्स की फेज, और ये फेज आई टी की फेज होती है। तो यहां मुझे माइनस फाई लिखना चाहिए था। अगर ये सर्किट है इसके लिए तो मैं लिखूंगा माइनस फाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर मैं XC को बड़ा कह देता हूं तो ये फाई नीचे आ जाएगा, फिर यहां प्लस आ जाएगा। तो मैं, जैसे कि मैंने बहुत सारी जगह प्लस प्लस लिखा है, तो वो चेंज ना हो इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूं, ये फिगर सही बढ़ा देता हूं, इसमें XC बड़ा कर देता हूं। रिजल्ट पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोस फाई, आप कोस माइनस फाई हो चाहे कोस फाई हो, उसको आप कोस फाई ही लिखते हो, समझे ना? कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो अगर XC बड़ा है, XL छोटा है और ये R है, तो ये करंट की फेज आएगी और रिजल्टेंट इधर आएगा, ये आएगा XL माइनस XC, XL XC, XC माइनस XL, ये आएगा सोर्स की फेज जो कि ओमेगा टी की फेज है, और इसी को हम Z बोलेंगे, ये आ जाएगा फाई। अब देखो ओमेगा टी से आगे आएगी करंट हमारी, यानी ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये वो एंगल है जो यहां लिखा हुआ है। इसमें अगर आप कोस फाई पावर फैक्टर निकालना चाहते हैं, कोस फाई इस सर्किट में, तो कोस फाई आप क्या लिखोगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये तो लिखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी R बाई जेड। बेस R है, हाइपोटेनियस Z है, R बाई जेड, ये लिखोगे आप, क्लियर? अगर ऊपर होगा ये तो भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही आएगा, तो भी R बाई जेड ही आएगा। तो पावर फैक्टर R बाई जेड होता है, क्लियर? इस चीज को आप याद रखेंगे। अब यहां आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में सोचिए। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का मतलब, यदि आपको XL बराबर XC बोल दिया जाए तो ये फाई कितना हो जाएगा? XL बराबर XC करते ही फाई 0 हो जाएगा, और फाई 0 होते ही यहां कोस फाई क्या आएगा? 1 आएगा, यानी एवरेज पावर प्रोवाइडेड टू द सर्किट विल बी मैक्सिमम इफ XL बराबर XC। यानी रिजोनेंस के केस में सर्किट में मैक्सिमम पावर फ्लो दी जाती है, सोर्स सर्किट को मैक्सिमम पावर देता है। मैंने बताया भी था आपको कि इसमें करंट मैक्सिमम आती है उस स्टेट में, समझे? अगर रिजोनेंस की स्टेट है तो उसमें करंट मैक्सिमम होगी, क्योंकि सर्किट मिनिमम रेजिस्टेंस शो करता है। समझ में आई बात? वो यहां से भी प्रूव हो रहा है। अगर XL बराबर XC है तो फाई 0 आएगा, क्योंकि रिजल्टेंट इधर आएगा, और फाई 0 होते ही cos फाई क्या आ जाएगा? 1, यानी पावर डिसिपिटेशन सर्किट में मैक्सिमम होगा, क्लियर? वो कितनी आएगी? VRMS IRMS, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, समझे बच्चों? क्लियर? तो ये चीज आप यहां से देख सकते हैं कि सर्किट में रिजोनेंस की स्टेट में मैक्सिमम पावर डिसिपिटेशन होता है।